नमस्कार, मैं अंजलि अकोला न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। अब समाचार विस्तार से। अकोला के सिविल लाइन पुलिस थाने की सीमा में शनिवार रात को उड़ान पुल पर एक दुखद दुर्घटना घटी। बारिश के बीच बाइक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। अकोला के सिविल लाइन पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले उड़ान पुल पर शनिवार रात हुए हादसे में कैलाश टेकड़ी निवासी 24 वर्षीय ध्रुव संतोष कुमरे की मौत हो गई। दुर्घटना के समय बारिश हो रही थी, जिससे सड़कों की स्थिति और भी खतरनाक हो गई थी। ध्रुव अपनी बाइक पर जा रहा था, तभी उसकी बाइक को एक आयशर ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में ध्रुव की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई की। इस घटना से इलाके में शोक का माहौल है और ध्रुव के परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। सिविल लाइन पुलिस थाने के अधिकारी इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि यह हादसा ट्रक चालक की लापरवाही के कारण हुआ। पुलिस ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है, विशेष रूप से बारिश के मौसम में। इस दुखद घटना ने एक बार फिर यातायात सुरक्षा और जिम्मेदारी के महत्व को उजागर किया है। जब चुनावी माहौल गर्मा रहा है, अकोला शहर में वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र यादव के भारत जोड़ो अभियान के दौरान हंगामा किया। उनका भाषण रोक दिया गया। वहीं सभा स्थल पर कुर्सियां फेंकी गई और नारेबाजी होने से पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। अकोला शहर में चुनावी गहमागहमी के बीच एक चर्चा सत्र के दौरान वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। भारत जोड़ो अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव के नेतृत्व में लोकतंत्र की सुरक्षा और हमारा मत पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने सभा में गड़बड़ी करते हुए यादव का भाषण बंद करवा दिया। सिविल लाइन पुलिस थाने के पास स्थित जिला परिषद कर्मचारी भवन में चल रही इस सभा में कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा करते हुए यादव को घेर लिया और संविधान से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी की। जवाब दो के नारों से पूरा सभागार गूंज उठा। इस हंगामे के दौरान कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए और माइक सहित अन्य उपकरणों की तोड़फोड़ की। कुर्सियों को भी इधर उधर फेंका गया, जिससे कार्यक्रम में अराजकता फैल गई। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना के बाद चुनावी समय में ऐसी और घटनाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आगामी दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान और कौन सी अप्रिय घटनाएं होंगी, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले 3 दिन से भारत जोड़ो अभियान की तरफ से विदर्भ के अलग अलग स्थान पे हम सभाएं कर रहे हैं और लोकतंत्र बचाने का संदेश दे रहे हैं। आज यहाँ अकोला में हम आए, हमारे 2 साथी बोले और बोलने से पहले मेरे पास एक सज्जन आए, कहते कि जब आप बोलेंगे आपको कुछ सवालों का जवाब देना होगा। उन्होंने एक पर्ची मुझे दी, कहा कि इन सवालों का जवाब देना होगा। मैंने कहा बिल्कुल दे दूंगा, आराम से आप बैठिए, सुनिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। लेकिन जैसे ही मेरा नाम लिया गया बोलने के, तो एकदम स्टेज पे पहले 10 लोग, फिर 30, 40, 50 पता नहीं कितने लोग चढ़ गए। मैं और उल्का बहन, उल्का महाजन जी, हमने कहा हम बैठे रहेंगे। वो आए, चिल्लाते रहे, धक्का लगा रहे थे। हमारे साथियों ने घेरा बना लिया उसको बचाने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से और लोग आते गए और ऐसा लगा कि एक तरह से बिल्कुल एक स्टैम्पीड नुमा सा हो जाएगा। तब तक पुलिस के लोग आए, शायद कोई 10-12 मिनट चला होगा। उसके बाद पुलिस वाले लोग आ गए। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप फिलहाल यहाँ से बाहर आ जाइए। तो पुलिस सेफ्टी से हमारे को बाहर ले आई। लेकिन एक बात तो जाहिर है, किसी को बहुत डर था कि योगेंद्र यादव अकोला में बोलने ना पाए। जिसको भी डर है उसे मैं कहना चाहता हूं, भैया बोल के जाऊंगा, आप देख लें। कौन है जिसको डर है? अब ये तो स्थानीय लोग बताएंगे, आप लोगों ने देखा होगा। मैं तो किसी को नाम से पहचानता नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं हर कोई जानता है कि किसको डर है। जिसको भी डर है उसे बताइए। मैं अभी यहाँ पत्रकारों के बीच बोल के जाऊंगा और मौका मिलेगा तो दोबारा आऊंगा। तो समझ नहीं आया आपका प्रश्न। वंचित बहुजन के कार्यकर्ता गोंधळ किया, ये गड़बड़ किया कुछ ये स्थानीय साथी बता पाएंगे। उन्होंने ऐसा मुझे भी ये बात सुनने को मिली है और ऐसा आशंका थी, लेकिन मैं क्योंकि व्यक्तिगत रूप से पहचानता नहीं हूँ और अभी तक तो मेरी अपने साथियों से भी बात नहीं हुई, आयोजकों से भी, अभी तो सिर्फ पुलिस से बात हुई है। जब आयोजकों से बात हो जाएगी, आइडेंटिफाई हो जाएंगे
और अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप ही बता दीजिए कौन थे वो लोग। लेकिन एक बात जरूर है, कोई बहुत डरा हुआ है इस शहर में। वो जो पर्ची दी थी उन्होंने क्या सवाल पूछे गए थे उसमें? पर्ची शायद मेरी जेब में होगी। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये जवाब दीजिए कि बाबरी मस्जिद जब डिमोलिश हुई उस वक्त किसका राज था। मैं जरूर जवाब दूंगा, क्यों नहीं दूंगा इसका। और भारत कौन तोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, ये सब मेरे से सवाल पूछे थे। मैंने कहा मैं जरूर जवाब दूंगा। ये पर्ची दी थी उन्होंने मेरे को, मैंने कहा मैं जरूर खुशी से जवाब दूंगा। सुनोगे? उन्होंने कहा जी सुनेंगे, लेकिन सुनने की हिम्मत नहीं है। लेकिन सुनना तो पड़ेगा, डेमोक्रेसी है, यूं चुपचाप से तो नहीं जाऊंगा। आप आइएगा, पत्रकार परिषद में पूरी बात करें। और हमें भी इस चीज का बहुत त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटनाएं बढ़ गई हैं। अकोला शहर में अमर डेयरी के पनीर में डोरिया मिलने के बाद नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। संजय पाठक ने इस मामले में खाद्य और औषधि विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसी बीच अकोला शहर की एक घटना ने लोगों में चिंता बढ़ा दी है। प्रसिद्ध अमर डेयरी के पनीर में मिलावट का मामला सामने आने से यह स्पष्ट हो गया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अकोला के मलकापुर निवासी संजय रामचंद्र पाठक ने अपने घर पर होने वाले एक समारोह के लिए श्री स्वामी समर्थ डेयरी से अमर डेयरी का पनीर खरीदा था। जब उन्होंने पनीर की चक्तियां काटनी शुरू की तो उसमें डोरियां पाई गई। इस घटना से चिंतित होकर पाठक ने खाद्य और औषधि विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। यह पहली बार नहीं है जब पाठक को अमर डेयरी के उत्पादों में समस्या का सामना करना पड़ा है। रक्षाबंधन के समय उन्होंने अमर डेयरी के पेड़े खरीदे थे जिनमें फफूंदी लगी हुई थी। उस समय डेयरी ने वह पेड़ा वापस ले लिया था, इसलिए उन्होंने कोई शिकायत नहीं की थी। लेकिन इस बार पनीर में मिली डोरियों ने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। संजय पाठक ने जलगांव के खानदेश स्थित अमर डेयरी के सभी उत्पादों की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने एक पत्र के माध्यम से खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग से इन उत्पादों पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। अमर डेयरी के खिलाफ की गई यह गंभीर शिकायत और जांच की मांग ने ग्राहकों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है। नागरिकों का मानना है कि संबंधित विभाग को इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। बार्शी टाकली तहसील के लोहगढ़ और जामवसू खेत क्षेत्रों में पुलिस ने देसी शराब बनाने वाले 2 ठिकानों पर छापा मारा। इस कार्रवाई में लगभग 1,24,000 रुपए का सामान जब्त किया गया और दोनों आरोपियों के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। बार्शी टाकली पुलिस ने देसी शराब उत्पादन पर बड़ी कार्रवाई की है। 20 अक्टूबर को बार्शी टाकली तहसील के लोहगढ़ और जामवसू खेत क्षेत्रों में स्थित देसी शराब की भट्टियों पर पुलिस ने छापा मारा। इस छापेमारी में 1,24,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। पुलिस निरीक्षक प्रकाश तुनकलवार के नेतृत्व में प्रभारी अधिकारी और उनकी पुलिस टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। सहायक पुलिस निरीक्षक फराज शेख, पुलिस हवलदार नागसेन वानखड़े, मनीष गुगे, ईश्वर पांतोड़ और अनिकेत चौहान की भागीदारी में इस कार्रवाई के दौरान देसी शराब बनाने का सामान, सड़ा हुआ मटेरियल और तैयार देसी शराब जब्त की गई। पहली छापेमारी में आरोपी ज्ञानेश्वर शंकर तांबारे निवासी जामवसू के भट्टी पर 795 लीटर सड़ा हुआ मटेरियल, 40 लीटर तैयार देसी शराब और शराब निकालने का उपकरण जब्त किया गया। इसके बाद लोहगढ़ में आरोपी सुभाष दीपला राठौड़ के घर से 300 लीटर सड़ा हुआ मटेरियल, 15 लीटर देसी शराब और आवश्यक उपकरण बरामद किए गए। इस कार्रवाई में दोनों आरोपियों के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। बुल्ढाना शहर के पहाड़ी क्षेत्र से सटे इलाकों में वन्य जीवों की आवाजाही बढ़ती जा रही है। 18 और 19 अक्टूबर की रात को मिर्जानगर क्षेत्र में एक बड़ा भालू घूमता हुआ सीसीटीवी में कैद हो गया, जिससे स्थानीय नागरिकों में भय का माहौल बन गया है। बुल्ढाना शहर जो पहाड़ियों के करीब है में अक्सर वन्य जीवों की गतिविधियां देखने को मिलती है। हाल ही में मिर्जानगर इलाके में 18 और 19 अक्टूबर की रात को एक बड़ा भालू घूमते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इस घटना के कारण क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल बन गया है। इससे पहले भी इस इलाके में तेंदुआ और भालू देखे जा चुके हैं। स्थानीय निवासियों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। विशेषकर मिर्जानगर जैसे आवासीय क्षेत्रों में वन्य जीवों की बढ़ती गतिविधियों के कारण नागरिकों में चिंता व्याप्त है। निवासियों ने वन विभाग से आग्रह किया है कि तुरंत तारबंदी जैसी सुरक्षा उपाय किए जाए ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल वन विभाग ने घटना की गंभीरता को पहचानते हुए जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है, लेकिन नागरिक सतर्क रहकर इन वन जीवों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं।
मैं मिर्ज़ानगर का रहवासी नासिर खान। यहाँ पर कुछ दिन पहले 2 तेंदुए देखे गए थे, जिससे पब्लिक में बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल था। कल रात में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें एक अस्वल रीछ जो है वो पूरे एरिया में खुलेआम घूम रहा था और सबके घर के कंपाउंड्स वगैरह के सामने आ रहा था। तो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये मांग है कि इसका जल्द से जल्द बंदोबस्त करे और हमारे एरिया को फेंसिंग, तार कंपाउंड वगैरह से प्रोटेक्ट करे। अकोला जिले में शुक्रवार और शनिवार को हुई भारी बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सोयाबीन की फसल की कटाई शुरू होने के दौरान अचानक आई परती की बारिश से यह फसल खेतों में ही भीग गई, जिससे किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शुक्रवार और शनिवार को अकोला जिले के विभिन्न हिस्सों में परती की बारिश ने जोरदार दस्तक दी। जब किसान अपनी सोयाबीन की फसल काटकर खेतों में रख रहे थे, तभी अचानक आई बारिश से सोयाबीन भीग गया और इसका बड़ा नुकसान हुआ। पहले से ही बाजार में कम दरों से परेशान सोयाबीन उत्पादक किसानों की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। वर्तमान में सोयाबीन के बाजार भाव प्रति क्विंटल लगभग 4,000 रुपए हैं, लेकिन इस नुकसान के कारण उत्पादन घटने से किसानों की आय भी कम हो गई है। इस बारिश से भीगी सोयाबीन की गुणवत्ता भी खराब होने की संभावना है, जिसका सीधा असर बाजार भाव पर पड़ सकता है। सोयाबीन तेल की कीमतें जहां 30 से 35 रुपए बढ़ रही हैं, वहीं किसानों को उनके माल के लिए उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में किसानों ने सोयाबीन के लिए बाजार में उचित भाव की मांग की है। परती की बारिश ने किसानों के मुंह से निवाला छीन लिया है और अब सरकार से उम्मीद की जा रही है की वह उनकी मदत के लिए तुरंत कदम उठाए। जो अकोला जिल्ह्यामध्ये जो परतीचा पाऊस झाला संध्याकाळचा, त्याच्यामध्ये जे सोयाबीन काढलेले होते ते ओले चिंब भिजले, गंजा ज्या लागलेल्या होत्या ते ओल्या झाल्या, त्याच्यामधून आता कोंब निघाले, सोयाबीन भिजलेलं खराब झालेलं आहे। तरी तेलाचे भाव जे आहेत ते वाढून राहिले, सोयाबीनचे भाव जे आहेत ते 4,000च्या आतमध्ये व्यापारी लोक घेऊन राहिले। सरकारी हमी भाव आहे 4800 काही 90 रुपये, व्यापारी लोक घेऊन राहिले 35, 4,000 आतमध्ये 35 पासून सोयाबीन। सांगा आता कास्तकारांना एकरी 3 पोते 2 पोते सोयाबीन होऊन राहिलं कास्तकाराले। सांगा शेतकऱ्यांना काय करायचं? आत्महत्या करायची पाळी आली शेतकऱ्यावर। तरी तात्काळ शासनाने सर्वे करून पंचनामे करून तात्काळ मदत जाहीर करावी ही विनंती। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इसमें अकोला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रदेश महासचिव रणधीर सावरकर को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया गया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि महाविकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से कौन सा नाम सामने आएगा। आइए इस पर विस्तृत नजर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 विधानसभा चुनाव के लिए रणधीर सावरकर को अकोला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी बार टिकट दिया है। इससे पहले 2019 के चुनाव में सावरकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी के हरिदास भदे को 24,723 वोटों से हराया था। उस समय सावरकर को 1,04,75 वोट मिले थे, जबकि भदे को 75,752 वोट मिले थे। कांग्रेस के विवेक पारसकर तीसरे स्थान पर थे। अकोला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के इतिहास पर नजर डालें तो नीलकंठ सपकाल और हरिदास भदे ही ऐसे नेता थे जिन्हें 2 बार जीतने का मौका मिला था। सावरकर ने भदे को हराकर लगातार दूसरी बार विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया था। इस बार शिवसेना के विभाजन के कारण महाविकास आघाड़ी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और अकोला पूर्व में चुनावी लड़ाई किस दिशा में जाती है, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों की गहरी नजर है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि महाविकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से कौन से उम्मीदवार होंगे, क्योंकि यह चुनाव बेहद प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है। अकोला के विकास के लिए तीसरी बार मौका मिलने पर रणधीर सावरकर ने भाजपा का आभार व्यक्त करते हुए इस मौके को जीत में बदलकर शहर का और अधिक विकास करने का वादा किया है। सर्वप्रथम तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित भाई शाह, माझे नेते देवेंद्र जी, गडकरी साहेब, बावनकुळे साहेब यांचं मी आभार मानतो की त्यांनी मला अकोला पूर्वच्या जनतेची सेवा करण्यासाठी तिसऱ्यांदा संधी दिली। आज जे काही या ठिकाणी माझं अस्तित्व आहे त्याच्यामध्ये खूप आशीर्वाद मला आपले खासदार संजीव धोत्रे आणि स्वर्गीय लालाजींचे होते। या जिल्ह्यात भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या प्रेरणेतून, परिश्रमातून भारतीय जनता पक्ष उभा राहिला आणि म्हणून या 10 वर्षामध्ये आपण जवळपास बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर
डेव्हलप करायचं काम केलं. एक शहराचं एस्थेटिक जे असते ते बऱ्यापैकी बदललं गेलं आणि म्हणून रोजगाराच्या अनेक संधी इथं उपलब्ध आहेत. 100% MIDC जरी भरली नसेल तरी 90% MIDC आज परिपूर्ण झाली आहे. आपण उद्योग धंद्याच्या बाबतीत प्रचंड भरारी इथं घेतलेली आहे आणि उद्योग जर इथं मोठ्या प्रमाणात आणायचे असते, उद्योग जर इथं पनपले पाहिजे, प्रॉफिट मेकिंग झाले पाहिजे, तर तशी इकोसिस्टीम आपल्याला डेव्हलप करावं लागते. आणि या 10 वर्षात बऱ्यापैकी अशी इकोसिस्टीम आपण डेव्हलप केली आहे. अकोला शहराच्या आजूबाजूला राहण्यायोग्य ग्रामीण भाग इतका सुंदर झालेला आहे कि जे रिवर्स माइग्रेशन इथं सुरू होऊन जाईल. अकोला जिले में शनिवार और रविवार की शाम आई मूसलाधार बारिश के कारण किसानों की सोयाबीन, कपास, अरहर और बागवानी फसलों को भारी नुकसान हुआ है. डोंगरगांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है. अकोला शहर समेत पूरे जिले में 2 दिन तक शाम को हुई जोरदार बारिश ने किसानों का बहुत नुकसान किया है. सोयाबीन, कपास, अरहर और फलों की बागवानी के साथ साथ सब्जियों की फसलों पर भी इस बारिश का गंभीर प्रभाव पड़ा है. पातूर, तेल्हारा, बालापुर, मूर्तिजापुर और बार्शी टाकली तालुकों के किसानों की काटी हुई फसलें मिट्टी में मिल गई हैं. विशेष रूप से अकोला तालुका के डोंगरगांव में किसान राजू भटकर पर बिजली गिरने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं बोंदरखेड़ पांडरी में किसान नंदू विट्ठल कामले की भैंस पर बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई. इस बारिश से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. खासकर केला, संतरा, पपीता और नींबू की फसलों को काफी नुकसान हुआ है. जिला प्रशासन ने तुरंत क्षति का आकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया है. मलकापुर शहर में चल रहे अवैध धंधों पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब गुट के तालुका प्रमुख दीपक चांभारे ने बुल्ढाना जिला पुलिस की भूमिका पर उपहासात्मक आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की है. उन्होंने पुलिस पर खुलकर सवाल उठाते हुए इन धंधों को संचालित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. मलकापुर तालुका में अवैध धंधों के मुद्दे पर आक्रामक रूप अपनाते हुए दीपक चांभारे ने जिला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे पर उपहासात्मक टिप्पणी की है. सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. चांभारे ने मलकापुर शहर में अवैध धंधों का वीडियो साझा करते हुए इन्हें प्राचीन खेल के नाम पर छूट मिलने की बात कही और इस नीति पर तीखी आलोचना की है. उन्होंने पुलिस की निष्क्रियता पर गहरी नाराजगी जताते हुए शहर के पुलिस स्टेशन के निरीक्षक गणेश गिरी की निगरानी में यह सब हो रहा है ऐसा आरोप भी लगाया. चांभारे ने इन अवैध धंधों के खिलाफ तत्काल ठोस कार्रवाई की मांग की है. इस पोस्ट के बाद मलकापुर शहर में अवैध गतिविधियों और पुलिस की भूमिका को लेकर चर्चा गरमा गई है. मातृतीर्थ बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर शहरात भर वस्तीत रेल्वे स्टेशन रोडवर सदर प्राचीन खेळ सुरू आहे. तो खेळ जिंकणाऱ्याला 10 पट रक्कम देण्याचा वादा सदर व्हिडिओतून दिसून येत आहे. अवैध व्यावसायिकांना कुठल्याही प्रकारचा धाक उरलेला नाही आहे. आचारसंहिता सुरू असतानाही पोलिसांच्या मदतीने सदर प्रकारचे विविध अवैध धंदे मलकापुरात सर्रासपणे सुरू आहे. त्यामुळे सदर व्हिडिओ हा मलकापूर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या वतीने व्हायरल करण्यात आलेला आहे. तसेच माननीय विश्वजी पानसरे IPS पोलीस अधीक्षक बुलढाणा यांचे जाहीर आभार देखील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे मानण्यात आलेले आहे. विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बावजूद महायुति में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है. शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय रायमुलकर ने 90 से 95 सीटों पर दावा करते हुए 70 से 75 सीटों पर जीत का भरोसा जताया है. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू हो चुकी है जिससे राज्य का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. इसी बीच महायुति में सीट बंटवारे पर गतिरोध अभी तक सुलझा नहीं है. हालांकि शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय रायमुलकर ने इस मामले में आत्मविश्वास व्यक्त किया है. उन्होंने दावा किया है कि महायुति में शिवसेना शिंदे गुट को 90 से 95 सीटें मिलेंगी और इनमें से 70 से 75 सीटों पर जीत सुनिश्चित होगी.
विधायक रायमुलकर ने जानकारी दी कि महायुति के सीट बंटवारे को लेकर 2 महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है। इन बैठकों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की उपस्थिति रही। इन बैठकों में सीट बंटवारे के अंतिम निर्णय स्थानीय मतदान प्रतिशत, पिछले चुनाव में पार्टियों की सफलता और स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना शिंदे गुट को महायुति में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। रायमुलकर ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री शिंदे के मार्गदर्शन में महायुति को मजबूत जीत हासिल होगी। भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार गुट के बीच सीट बंटवारे के अंतिम निर्णय का इंतजार जारी है, लेकिन रायमुलकर ने महायुति में एकता और जीत की उम्मीद बनाए रखने की बात कही। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। आप देखते रहिए अकोला न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।